हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स, जो आरसीसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर समझ में आते हैं तो आरसीसी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आरसीसी के, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। भले कॉलम का हो, भले बीम का हो, भले स्लैब का हो, फुटिंग का हो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए है क्या स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर में। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंक्रीट के ऊपर टेंसाइल फोर्स कितना लगता है, मतलब आरसीसी के सेक्शन के ऊपर टेंसाइल फोर्स कितना लगता है और कंप्रेसिव फोर्स कितना लगता है, और उन टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के अकॉर्डिंग हम किस किस तरह से रेसिस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बीम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं। बीम का, चलो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि बोर्ड की जरूरत ज्यादा पड़ेगी आज। सबसे पहले हम बीम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है, यहां पे रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, राइट। ये डायमेंशन बी है, मतलब विड्थ रेनफोर्समेंट के सीजी से लेके एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर तक के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्मॉल डी है, मतलब इफेक्टिव डेप्थ। यहां से लेके एक्सट्रीम टेंशन फाइबर तक के डिस्टेंस डी डैश है, मतलब इफेक्टिव कवर। ठीक है, इफेक्टिव कवर। और एक चीज देखिए, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं लिख देता हूं, न्यूट्रल एक्सिस है एन ए। तो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको मैं एक्स यू से डिनोट कर रहा हूं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको मैं एक्स यू से डिनोट कर रहा हूं। इसके बाद हम लेते हैं, या तो स्ट्रेन डायग्राम ले लो या स्ट्रेस डायग्राम ले लो, कोई सा भी ले लो। स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूं, ये स्ट्रेन डायग्राम है। अजम्पशन वन, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। उसका मतलब यही था कि स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में कितना बताया था, 0.0035। और ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन कौन सा है, जो स्टील में स्ट्रेन आने वाला है वो स्ट्रेन है। क्लियर है। यहां से लेके ये डिस्टेंस, ये भी एक्स यू के बराबर होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेते हैं स्ट्रेस डायग्राम। अब हम लेते हैं कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। देखिए हमने देखा था एलएसएम के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन, डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन का वो इस तरह से था, जिसमें जहां तक पैराबोला है वहां तक का वैल्यू 0.002 और इसका वैल्यू 0.0035। क्लियर। तो इसको हमने उल्टा कर दिया है सर। तो ये वाला मैग्नीट्यूड यहां तक, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना है, 0.002। मतलब यहां पे जो स्ट्रेन होगा ये वाला पॉइंट पे, वो स्ट्रेन कितना होगा, 0.002। ये स्ट्रेस का वैल्यू है। ये तो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन होगा, ये स्ट्रेन डायग्राम होगा, और ये स्ट्रेस डायग्राम, ये स्ट्रेस डायग्राम। यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस कहां होगा कंक्रीट पे, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर पे, क्योंकि जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन है वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। और कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लेते थे हम,
FCK बाय 1.5 इंटू 1.5 बराबर कितना 0.45 FCK। ठीक है, 0.45 FCK, 0.45 FCK। तो इस 0.45 FCK को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू होगा। अगर ये मैग्नीट्यूड 0.45 FCK है तो ये वाला मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायग्राम से पता चल रहा है क्या, ये भी 0.45 FCK होगा। इन हम पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को मैं A नाम दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं B नाम दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं C नाम दे देता हूँ। क्लियर है? इसी तरह से इस वाले पॉइंट को भी A नाम दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, इसी लेवल पे A है, इसी लेवल पे B है, इसको B नाम दे देते हैं, इसको C नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O, और इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O डैश, O और O डैश। क्लियर? तो ये डायग्राम आई होप समझ में आ गया होगा। ये एजम्पशन 1 है हमारा कि लीनियर होगा स्ट्रेन डायग्राम, और ये स्ट्रेस डायग्राम जिसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट इज 0.45 FCK। जब हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आते हो आप सिर्फ कंक्रीट के लिए, स्टील है कि नहीं हमको इससे कोई मतलब नहीं है, सॉरी कंक्रीट है या नहीं हमको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्टील के लिए आते हैं। तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड किसमें, स्टील किसमें होगा स्ट्रेस, स्टील में स्ट्रेस होगा, और स्टील का स्ट्रेस कितना है 0.87 FY। ये पहले पता कर लिया है हमने 0.87 FY। तो ये हो गए डायग्राम। अब देखिए जो स्ट्रेन डायग्राम, इस स्ट्रेन डायग्राम में दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, ACO, दूसरा ट्राइंगल है ABO डैश, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो यहां से अगर हम देखें इन स्ट्रेन डायग्राम, इन स्ट्रेन डायग्राम ट्राइंगल ACO एंड ABO डैश आर सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी से यहां पे कुछ चीजें पता लगा सकते हैं हम। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो लाइन का रेशो इज इक्वल टू दूसरे वाले का दो लाइन का रेशो। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं हम AC डिवाइडेड बाय CO इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BO डैश, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब जो AC है, AC किसके बराबर है, XU के बराबर है, तो AC को लिख देते हैं हम XU। तो AC की जगह पे लिख देते हैं XU डिवाइडेड बाय CO का वैल्यू कितना है 0.0035, 0.0035 इज इक्वल टू AB का वैल्यू नहीं पता हमको, डिवाइडेड बाय BO डैश कितना है 0.002। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहां से AB का वैल्यू निकल के आएगा 4/7XU। यहां से AB का वैल्यू निकल के आ गया कितना 4/7XU। और AB किसके बराबर, AC किसके बराबर है, AB प्लस BC के बराबर। तो जब AB का वैल्यू 4/7 आ गया तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, BC का वैल्यू आ जाएगा कितना XU माइनस 4/7XU। तो BC comes out to be 3/7XU, 3/7XU। ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। AB का वैल्यू कितना आया, AB का वैल्यू आया 4/7XU और BC का वैल्यू आया 3/7XU। क्लियर? यहां तक की स्थिति क्लियर है? तो आपको AB और BC ये दोनों चीजें पता चल गई। अब हम जो चीज कैलकुलेट करने वाले हैं वो ये कैलकुलेट, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस तो स्टील के सीजी पे लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस स्टील के सीजी पे लगेगा और वो इतना लगेगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि कंक्रीट के सेक्शन के ऊपर टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस या टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना लगता है। हमको ये पता है कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेस डायग्राम है तो उस स्ट्रेस डायग्राम का अगर वॉल्यूम निकाल लोगे, उस स्ट्रेस डायग्राम का वॉल्यूम अगर निकाल लेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो डायग्राम बन रहे हैं, आधा डायग्राम रेक्टेंगल है
आधा डायग्राम पैराबोला है, तो एक साथ इसका वॉल्यूम निकालना मुश्किल है, तो हम इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। एक ये वाला पार्ट, एक हो जाएगा रेक्टेंगल वाला पार्ट, और दूसरा हो जाएगा पैराबोला वाला पार्ट। एक ये वाला पार्ट एक नंबर, और दूसरा नंबर ये पैराबोला वाला पार्ट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डायग्राम एक जैसा नहीं है, डायग्राम अलग अलग है, आधे में पैराबोला है, आधे में रेक्टेंगल है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला लिखूं, अगर हम कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो यहां पे कुछ कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, इस वाले पोर्शन में कुछ कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, सपोज C1, इस पे कुछ लग रहा होगा सपोज C2, और ये फोर्स एक्ट करेगा ऊपर से मान लीजिए Y1 बार डिस्टेंस पे, और दूसरे वाला फोर्स एक्ट करेगा ऊपर से Y2 बार पे मान लेते हैं। इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी तो बताना पड़ेगा आपको। तो हम निकालने वाले हैं कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि टेंसाइल फोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक ही लोकेशन पे है, टेंशन रेनफोर्समेंट के CG पे। तो अगर कंप्रेसिव फोर्स देखें, अब अगर हम कंप्रेसिव फोर्स देखें तो कंप्रेसिव फोर्स होता है इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू विड्थ, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। तुमने कभी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो प्रेशर प्रिज्म होता है, उस प्रेशर प्रिज्म का वॉल्यूम फोर्स के बराबर होता है। तो एरिया इंटू बी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब अगर मैं C1 की बात करूं, अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 में इसका एरिया आ जाएगा, इस वाले डायग्राम का एरिया इंटू बी, और इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, एक डायमेंशन तो 0.45 FC है और दूसरा डायमेंशन 3/7 XU है, तो ये आ जाएगा 3/7 XU इंटू 0.45 FC, ये तो एरिया हुआ, इंटू बी। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है लगभग 0.193 FCK इंटू XU इंटू बी, FCK इंटू XU इंटू बी। और अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को कंसिडर करूं तो C1 कहां एक्ट कर रहा है, इस पार्ट के CG पे, रेक्टेंगल के CG पे। तो रेक्टेंगल का CG क्या होता है, h/2। मैं टॉप से काउंट कर रहा हूं तो टॉप से कितना हो जाएगा, h/2। दिस फोर्स विल एक्ट ऑन CG ऑफ डायग्राम 1। तो Y1 बार कितना होगा, 3/7 XU का आधा, तो हाफ ऑफ 3/7 XU, तो ये हो जाएगा 3/14 XU, 3/14 XU। इसी तरह से हम C2 कैलकुलेट कर लेंगे। C2 क्या होगा, इस पैराबोला का एरिया इंटू बी, पैराबोला का एरिया क्या होता है 2/3b इंटू h, तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए इसका विड्थ कितना रहेगा, बेस 0.45 FC क्या रहेगा बेस, तो ये डायमेंशन तो सेम है दोनों के लिए, और h कितना आ जाएगा 4/7 XU इंटू 4/7 XU इंटू 0.45 FCK। इसको सोल्व करते हो अगर तो इसका वैल्यू आता है लगभग 0.136 FCK XU इंटू बी, ये C2 का वैल्यू आ जाएगा। और ये C2 कहां पे एक्ट करेगा, डायग्राम 2 के CG पे। ये C2 कहां पे एक्ट करेगा, डायग्राम 2 के CG पे। क्लियर है, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए डायग्राम 2 का CG किस तरह से निकालेंगे। डायग्राम 2 इस तरीके का है, डायग्राम 2 इस तरीके का है, और ये इसका H है, ये इसका H है, यहां पे कहीं CG होगा, तो ये जो CG टॉप से होता है ये होता है 3/8H, ये होता है 3/8H। तो 3/8H कहां से, यहां से, लेकिन हमको लेना कहां से, टॉप से, क्योंकि ये जो लिया आपने ये कहां से लिया, ये टॉप से लिया, तो इसको भी कहां से लोगे, इसको भी टॉप से लोगे। तो 3/8H तो यहां से है, इसके अलावा ये तो पूरे का पूरा ऐड होगा, ये तो पूरे का पूरा ऐड होगा ना 3/7 XU। तो जब हमको Y2 बार निकालना होगा, Y2 बार वुड बी व्हाट, 3/7 XU पूरे का पूरा ऐड हो जाएगा प्लस 3/8 इंटू H, और H कितना है
4/7xu। इसको सोल्व करेंगे अगर, तो y2 बार इज इक्वल टू 3/7xu प्लस ये हो जाएगा 12/56xu। इसको अगर फर्दर सोल्व करोगे तो 56 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 24xu प्लस 12xu, तो ये हो जाएगा 36xu/56। और इसको सोल्व करोगे अगर, तो y2 कम्स आउट टू बी 9/14xu, 9/14xu। तो y1 का वैल्यू भी आ गया तुम्हारे पास और y2 का वैल्यू भी आ गया, c1 का वैल्यू भी आ गया, c2 का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, y1 का वैल्यू भी आ गया, y2 का वैल्यू भी आ गया, c1 भी आ गया, c2 भी आ गया। लेकिन हमको इनकी अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए, हमको इनकी अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ये बताना है कि पूरे कंक्रीट पे कितना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। हमको ऐसा नहीं बताना कि इतने पार्ट पे इतना फोर्स लगेगा, इस डिस्टेंस पे लगेगा, इतने पार्ट पे इतना फोर्स लगेगा, इस डिस्टेंस पे लगेगा। आपको टोटल कंप्रेसिव फोर्स एक ही बताना है कि इस सेक्शन पे जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा इतना मैग्नीट्यूड का होगा और वो इस डायमेंशन पे लगेगा, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी। तो अब हमें इसका कंबाइंड सीजे निकालना पड़ेगा और टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा। टोटल फोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, C1 C2 को ऐड कर दो। और कंबाइंड सीजे कैसे निकालते हैं, जैसे कंबाइंड सेक्शन का सीजे निकालते हैं उस तरह से। देखिए, अब मैं डायग्राम मिटा देता हूं। तो टोटल फोर्स या टोटल कंप्रेसिव फोर्स, जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो दोनों का वैल्यू पुट कर दो। C1 का वैल्यू था 0.193 FCK इंटू XU इंटू B और C2 का वैल्यू था 0.171 FCK XU B। इसको सम अप कर दो तो कंप्रेसिव फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 0.36 FCK XU इंटू। ये कंक्रीट के सेक्शन के ऊपर टोटल कंप्रेसिव फोर्स है। और इनका y बार कितना होगा, इसका y बार कितना होगा, C1 y1 बार, C2 y2 बार डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इनकी वैल्यू पुट कर दो। C1 का वैल्यू 0.193 FCK XU B इंटू 3/14xu प्लस 0.171 FCK XU B और इंटू 9/14xu डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 कितना आया, 0.36 FCK इंटू XU इंटू B। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो आप तो y1 का वैल्यू आ जाएगा 0.42xu। और ये हमने y बार कहां से लिए हैं, ये y बार आपने लिए हैं टॉप से, फ्रॉम टॉप, ये आपने टॉप से लिए। क्लियर। तो हमारे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स भी आ गया 0.36 FCK XU इंटू B और वो कहां लग रहा है 0.42 इंटू XU। टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होता है, टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया। तो टेंसाइल स्ट्रेस आपको पता है भाई, टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होगा, ये तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स है। और टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया। और किसका एरिया, जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा ST, और सिग्मा ST का वैल्यू कितना 0.87 FY और एरिया कितना आ जाएगा AST। तो टोटल टेंशन फोर्स तो कितना है 0.87 FY इंटू AST। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना है, ये 0.36 FCK इंटू XU इंटू B। ये दोनों चीजें और ये y बार का वैल्यू, ये आपको नींद में भी याद होने चाहिए। पूरे के पूरे RCC में ये 3-4 चीजें ही काम आने वाली हैं बस। अगर ये चीजें आपके समझ में आ गई हो तो RCC के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जो इतनी सारी रामायण थी, इस रामायण को अगर एक सिंगल डायग्राम में देखें, इस पूरी को अगर सम अप करें एक डायग्राम में तो क्या होगा, ठीक है। देखिए, एक मैं स्ट्रेस डायग्राम बना लेता हूं, सिर्फ उसी से काम चल जाएगा।
तो यहाँ पे कुछ कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा C, जिसका वैल्यू कितना है 0.36 FCK XUB। यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है कितना 0.87 FY इंटू AST। क्लियर है। और ये जो C लग रहा है ये टॉप से कितने पे लग रहा है 0.42 इंटू XU पे लग रहा है। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस कितना है जहां पे रेनफोर्समेंट लगा हुआ है स्मॉल d है। क्लियर है ना। अब टोटल कंप्रेशन और टोटल टेंशन के बीच का जो ये डिस्टेंस बचा ये कितना बचा, इसको z बोल देता हूं। तो ये z का वैल्यू कितना बचा, टोटल d था, d में से 0.42 XU हटा दो तो ये हो जाएगा d माइनस 0.42 XU। ये जो दोनों फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लीवर आर्म, उसको बोलते हैं लीवर आर्म। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लीवर आर्म का वैल्यू क्या है d माइनस 0.42 XU। ये चीज ही पूछी जा सकती है कि कंक्रीट के ब्लॉक में जो टोटल कंप्रेशन फोर्स है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से कितने दूरी पे लगता है 0.42 इंटू XU। और टोटल टेंशन ये ना जो कहाँ लगेगा रेनफोर्समेंट के CG पे, टेंशन रेनफोर्समेंट के CG पे, क्योंकि आगे कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट भी आएगा जब हमको जरूरत पड़ेगी तब। तो ये चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो चीज देखते हैं वो देखते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, वो देखते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब है कि कंक्रीट का जो सेक्शन है या आरसीसी का जो सेक्शन है वो मैक्सिमम कितने मोमेंट को रेसिस्ट कर सकता है। ये क्या है, इट इज मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी, इट इज मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ आरसीसी, आरसीसी के सेक्शन का मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी। अब हम मोमेंट निकालते कैसे हैं, मोमेंट का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जिस तरह से निकालते हो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां आपके पास फोर्स भी है, यहां आपके पास डिस्टेंस भी है, और डिस्टेंस कौन सी, फोर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है या तो MOR लिख दो इसको या तो MOR लिखते हैं या MU लिखते हैं, ठीक है। तो MOR क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपके पास फोर्स दो है, एक तो T है एक C है, तो या तो आप T इंटू Z कर दो क्योंकि दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस Z है, या आप C इंटू Z कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस T इंटू Z भी हो सकता है। T इंटू Z का मतलब 0.87 FY इंटू AST, ये तो T हो गया, और Z कितना हो जाएगा D माइनस 0.42 इंटू XU। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इस तरह भी निकाला जा सकता है। एक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाल सकते हो आप C इंटू Z, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो MOR वुड बी, C का वैल्यू कितना है 0.36 FCK XU इंटू B, और Z का वैल्यू है D माइनस 0.42 इंटू XU। तो दोनों से अगर इस तरीके का सेक्शन हो जिसमें सिर्फ एक तरफ रेनफोर्समेंट है, सिर्फ टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट है, उस ब्लॉक के लिए आप मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दोनों तरह से निकाल सकते हो, आंसर सही होगा। अब किस स्पेसिफिक केस में C काम में लेना है, किस में T काम में लेना है, वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सिर्फ ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है जिसमें टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना है, टोटल टेंसाइल फोर्स कितना है, कहां पे एक्ट कर रहा है, और लीवर आर्म कितना है। तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।